हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके रिसेंटली जेकेएसएसबी जेएसए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एफए एग्जामिनेशन के लिए। आपके अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के एग्जामिनेशन जो आपके पास 30 जनवरी को आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के लिए 10 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और प्लस आपके पास मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास, और स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन भी जो आपके पास जैसे ही पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 4 पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 75 से 76 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंस मिल जाए आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन्हें किस तरह से टाइम रहते विद इन टाइम आप इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आप जो है यहाँ देखेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले 4 पार्ट देखिए, फिर आज की क्लास में आइए, क्योंकि जो कंसेप्ट जो चीज़ें हमने वहाँ 4 पार्ट्स में बताई हैं उनको हम दोहराएंगे नहीं। हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन को जो लगेगा कि हम पहले 5-4 पार्ट में बोल चुके हैं उनके बारे में, तो इन क्वेश्चन में सिर्फ हम आपके पास सीधे आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 77 जो बेसिकली आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से आ रहा है। द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड। ठीक है जी, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर आप उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास दिया गया है हार्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, सुपीरियर क्लास फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी और लेवल क्लास फ्रीक्वेंसी। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सब दोस्तों का आंसर सही आना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है उसे आप अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द फार्मूला फॉर क्रूड माइग्रेशन रेट इज इक्वल टू। अब देखिए, आपने हमारे साथ क्रूड डेथ रेट पढ़ चुके हैं, आप क्रूड बर्थ रेट पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्रूड रेट्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ माइग्रेशन के बारे में बात हो रही है। माइग्रेशन के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं पहले 3 पार्ट में हम अच्छे से सीख चुके हैं। अभी पूछा जा रहा है कि क्रूड माइग्रेशन रेट के लिए जो आपके पास डेटा है वो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड डिवाइड बाई एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड। ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है नेट माइग्रेशन रेट डिवाइड बाई ग्रॉस माइग्रेशन रेट। ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इमाइग्रेंट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और डी ऑप्शन आपके पास आ रहा है ग्रॉस माइग्रेशन रेट डिवाइड बाय नेट माइग्रेशन रेट। तो बेसिकली आपके पास पता होना चाहिए, आपके पास 2 तरह की माइग्रेशन होती हैं, एक तो ई माइग्रेशन होती है, दूसरी आपके पास इम माइग्रेशन होती है। कितने लोग आ रहे हैं आपके जगह पर तो उसे आप इम माइग्रेशन में कंसिडर कर रहे हैं। अगर आपने क्रूड माइग्रेशन रेट निकालनी है तो आप कंसेप्ट लेंगे नंबर ऑफ इम माइग्रेशन ड्यूरिंग द सेम पीरियड डिवाइड बाय आप करेंगे इसको एवरेज पॉपुलेशन ऑफ दैट वेरी एरिया ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि आपके पास क्रूड माइग्रेशन रेट किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड डिवाइड बाय एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सेम पीरियड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 79 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। देयर आर 15 नंबर्स। ठीक है जी, 15 नंबर हमारे पास दिए गए हैं। ये इस तरह से नंबर है, आपको निकालना क्या है सर? मीडियन निकालनी है। बहुत क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं। मीडियन क्या है सर? आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लगाएंगे तो जो वैल्यू आपके पास मिडिल वैल्यू आ जाएगी उसे आप मीडियन कहेंगे। तो चलिए इसे मिडिल में लगाते हैं, शुरू करते हैं सर। सबसे छोटा कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर 2 आ रहा है तो लिख लिया हमने सर, पहले 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है तो लिख लिया 3 आ जाएगा इसके बाद। इसी तरह से इसके बाद आपके पास देख रहे हैं डेटा में सबसे छोटी वैल्यू 5। चलिए जी, 5 के बाद आपके पास 6 एक आ रहा है, 6 2 आ रहे हैं तो लिख लिए सर 2 6 आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पर और एक 6 आ रहा है तो 3 6 हो गए हमारे। ठीक है जी, अच्छे से हमने देख लिया। 7 के बारे में बात करेंगे, 1 2 और 3 7 हमारे पास आ रहे हैं, 7 7 और 7। अभी बेसिकली हमने देखना क्या है, सारे लिखने की वैल्यू नहीं है आपको ज़रूरत, आपने ढूंढना है। यहाँ पर आपके पास नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। मतलब 15 जब होंगे आपके पास 7 एक तरफ जो 8वीं वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए हम? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वीं वैल्यू कौन सी है? 7 है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ आपके पास 7 आ जाएगा। अब आप पहले पूरा लिखने बैठे हैं, फिर ढूंढेंगे यहाँ पर आपके पास 8वीं वैल्यू क्या आ जाएगी। जब आपको ज़रूरत सिर्फ 8वीं वैल्यू तक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, आपने देखा सर 8वीं वैल्यू कौन सी है, हमें वही चाहिए। तो हमें ज़रूरत क्या है बाकी 8 के बाद लिखने की? बचाइए अपना टाइम और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बताइए सर, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। फॉर इंडिया स्टैटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब इंडिया के रिलेटेड आप डेटा निकाल रहे हैं तो इस संबंध में आपके पास जो यूनाइटेड नेशन की किताब आ जाएगी, स्टैटिस्टिकल ईयर बुक आ जाएगी, वो हमारे लिए कौन सा सोर्स ऑफ डेटा आ जाएगा? क्या आपके पास वो
अदर आ जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा, एक्सटर्नल आ जाएगा, इंटरनल आ जाएगा। अगर आप इंडिया के बारे में बात करें और जो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक आ रही है यूनाइटेड नेशंस की, वो हमारे लिए एक्सटर्नल क्या आ जाएगी, वो आपके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर आ रहा है और सारे दोस्त जो है बिल्कुल सही आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 81 बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर सर इस तरह से है, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझना है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शेपर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है जी, आपके पास 52 कार्ड्स का एक गुत्था दिया गया है, पैक दिया गया है, इसमें से एक कार्ड आपने उठा के निकाल दिया। ठीक है जी, बेहतरीन तरीके से निकाल दिया। अब क्या करना है, आपने निकालना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ए स्पेड और ए किंग, या आपके पास स्पेड होना चाहिए या एक किंग होना चाहिए। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे कम से कम टाइम में। ऑप्शन 4 आपके पास क्या दिए गए हैं, 1/52, ऑप्शन बी 4/13, ऑप्शन सी 1/13, ऑप्शन डी आपके पास 17/52। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये क्लास किन स्टूडेंट्स के लिए हो रही है सर, ये क्लास आपके एफए स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। और एफए स्टूडेंट के सिलेबस में क्या है सर, मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में अंदर सिलेबस में क्या है हमारे पास सर, सेट्स है। तो सेट्स में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, यूनियन पढ़ा है, ट्रांजैक्शन हमने जो है इंटरसेक्शन पढ़ा है, वो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, वो अप्लाई करेंगे यहाँ। चलिए करते हैं सर। तो चलिए यहाँ पर बोर्ड पर हम आ चुके हैं आपके साथ। पूछा क्या गया था, हमने निकालना क्या, देखिए हमारे पास 52 कार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, हमने निकालना है इधर किंग और स्पेड। अब आप दोस्तों को पता होना चाहिए हमारे पास सर क्या होते हैं सर, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को हमने जो है 4 सूट्स में बांटा होता है। हमारे पास 4 सूट्स होते हैं सर। वो 4 सूट्स कौन कौन से हैं बता दिए सर, रिवीजन हो जाएगा। एक तो हमारे पास क्लब का सूट होता है, बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है। दूसरा हमारे पास जो है डायमंड का क्लब आपके पास सूट होता है। तीसरा हमारे पास जो है वो आपके पास हार्ट्स के एक सूट हो जाता है। और आपके पास फोर्थ जो है वो आपके पास स्पेड्स का आ जाता है। हर एक सूट में आपके पास अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें 13 कार्ड हैं, इसमें 13 कार्ड हैं, इसमें 13 कार्ड हैं और इसमें 13 कार्ड हैं। ठीक है जी, हर एक सूट में आपके पास 13 कार्ड हैं और हर एक सूट में आपके पास अंदर एक किंग, एक क्वीन, एक एस, एक जैक और बाकी 9 कार्ड्स देखने को मिलते हैं। ये कंसेप्ट हमारे पास है। तो हम क्यों बता रहे हैं सर ये चीज़ें आपको, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब देखिए हमने निकालना क्या था, हमने निकालना है बेसिकली आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ईदर और का मतलब क्या है सर, हमने यूनियन निकालना है। किसका यूनियन निकालना है, या तो वो किंग होना चाहिए या तो आपके पास स्पेड होना चाहिए। ये वैल्यू जो है हमने निकालनी है। तो आपने हमारे साथ पढ़ा है स्टैट्स में किसकी वैल्यू कितनी होती है। हम निकालेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितनी निकली, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी निकलेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकेले स्पेड की निकालेंगे, माइनस आप लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स इंटरसेक्शन स्पेड, इनकी हम निकालेंगे। तो अब इनकी वैल्यू जो है, इन तीनों की वैल्यू हम निकालेंगे और आपके पास आंसर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब देखिए सर, सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, हमारे पास स्पेड देखते हैं कितने हैं, कितने स्पेड हैं। अभी हमने बताया है कि आपके पास 4 सूट्स हैं, 4 सूट में से एक सूट आपके पास स्पेड है, तो स्पेड में आपके पास 13 कार्ड हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी की स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 13 कार्ड हैं आउट ऑफ 52। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है स्पेड की वो आ रही है 1 आउट ऑफ 4। कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से हमने समझ लिया। चलिए जी, अगला कंसेप्ट क्या क्या समझेंगे, अगला कंसेप्ट जो इसमें है, चलिए इसे पहले साफ कर लेते हैं। अगली चीज जो इसमें हम निकालेंगे अब वो चीज जो दूसरी हमने निकालनी है वो निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, सिर्फ किंग की। चलिए किंग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो कितनी निकलेगी। अगर प्रोबेबिलिटी आप किंग निकालेंगे सर, किंग कितने होते हैं हमारे पूरे के पूरे सेट में सर, 4 होते हैं। 4 आउट ऑफ 52 दैट इज 1 आउट ऑफ 13 जो है ये आपके पास किंग की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। बहुत बेहतर तरीके से आपने पढ़ लिया। चलिए जी, चलिए और अब क्या रह रहा है हमारे पास, तीसरी टर्म हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ सूट। तो किंग ऑफ सूट कितने होते हैं आपके पास पता है, एक होता है। कितने में से, 52 में से। ठीक है जी, हमने ले लिया, ये आपके पास कंसेप्ट आ गए, तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर करेंगे, जो हमने निकालनी है वैल्यू, अब उसमें ये चीज़ें पुट करेंगे और आपके पास आंसर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। अब देखिए सर, आपने निकालना था यूनियन का, वो ले लिया हमने, क्या आपके पास जो है, चलिए यहीं पर ले लेते हैं। ये जो आपने हमने लिखा है आपके साथ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के यूनियन एस किसके बराबर निकल के आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 आउट ऑफ 13। चलिए लिख देंगे यहीं पर इसको हम कलर चेंज करके आपके पास लिख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई थी पीछे, अभी हमने क्या निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ के सर 1 आउट ऑफ 13 लिख दिया सर, 1 आउट ऑफ 13। चलिए यहाँ पर लिख देंगे 1 आउट ऑफ 13 पुलिस टाइम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स कितनी आ गई थी, कितने स्पेड से सर, 13 आउट ऑफ 52 थे, 1 आउट ऑफ 4 लिख लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे क्या आ रहा है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड कितने आ रहे थे सर, वो आपके पास 1 आउट ऑफ 52 आ रही थी, तो 1 आउट ऑफ 52 आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस
ये हो गए 13, हो गए 17, 17/52 -1/52, 17 - 1 कितना हो गया 16/52, 16/52। इसको आप सॉल्व करेंगे थोड़ा 4 से, चलो क्या लेते हैं 4 4 16, 4 13 ज़र, तो 4/13 जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है आपके पास, आंसर आपके पास क्या आ गया 4/13। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो बताइए सर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमने कोशिश की है, आप समझ लेना सर। 4/13 इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। विच आर फॉलोइंग हेल्प अस इन असेसिंग द suitability ऑफ questions, clarity of the instructions, performance of the enumerators and cost and time involved in the actual survey। ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है टेक्निकल सर्वे, ऑप्शन बी पायलट सर्वे, ऑप्शन सी आपके पोस्ट सर्वे दिया गया है, ऑप्शन डी जो है वो आपके पास यूनिट सर्वे दिया गया है। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं डेटा कलेक्शन के मेथड पढ़ते हैं तो प्राइमरी डेटा आप पढ़ते हैं, सेकेंडरी डेटा पढ़ते हैं। प्राइमरी डेटा में आप क्वेश्चनरी की तरफ जाते हैं, तो आपको पता है पहले क्वेश्चनरी की तरफ जब हम जाते हैं उससे पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए, ये समझने के लिए कि इसके शॉर्ट कम्स क्या होंगे, इस क्वेश्चनरी के इसके जो है ड्रॉबैक्स क्या आ जाएंगे, तो हम जो है एक थोड़ा सा प्री टेस्टिंग कर लेते हैं, जिसे आप पायलट सर्वे कहते हैं। उसी के माध्यम से ये हमारी चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आप लिखेंगे, इसका करेक्ट आंसर पायलट सर्वे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दीजिए सर आंसर। प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम, प्राइमरी डेटा आप हासिल करें, किससे हासिल करेंगे, न्यूज़पेपर से। सर कहाँ करेंगे, सेकेंडरी डेटा का सोर्स आ रहा है इंटरनेट से। सर बड़े बड़े अल्फाज में हम पढ़ते हैं कि इंटरनेट हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का डेटा आ रहा है। मैगजीन से, सर मैगजीन भी हमारे पास सेकेंडरी सोर्स का डेटा आ रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है ऑप्शन सी, डैट इज फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं तो आप प्राइमरी डेटा हासिल कर रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। तभी हम आपके साथ ये क्लास ला रहे हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट बनी रहनी चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। The dash should be clearly defined and placed at the middle of the column। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके मिडिल ऑफ कॉलम में आपके पास कौन से इनमें से देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, क्या हेड नोट मिलता है? सर हेड नोट तो मिडिल ऑफ कॉलम में मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर? क्या फुट नोट? सर फुट नोट हमें नीचे देखने को मिलते हैं। क्या वो आपके पास स्टब होते हैं? सर स्टब तो हमारे पास इस तरह के हम बनाते हैं अगर, तो ये हमारे पास स्टब्स यहाँ पर लिखते हैं हम, ताकि वो जो है रोज़ को दर्शाते हैं। अगर आप कैप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल सर कैप्शन हम लिखते हैं इस तरह से, ये आपके पास इंफॉर्मेशन देते हैं आपके कॉलम्स के बारे में। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा। अगर आपने हमारे साथ टेबल्स पढ़े हुए हैं, आपको पता है ऐसा टेबल किस तरह से, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसमें बॉडी कौन सी है, कैप्शन क्या है, स्टब क्या है, सब कुछ हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। तो चलिए ये आपके ये हमने बनाया है दोबारा आपको समझाने के लिए। ये आपके पास ये जो आपके पास होता है, ये रोज़ की जानकारी देते हैं आपके पास। ये टेक्स्ट लाइन होती है जो डिस्क्राइब करती है कंटेंट्स ऑफ रोज़, इसे आप स्टब्स कहते हैं। इस तरह से आपके पास कैप्शंस होते हैं, ये मेन बॉडी होती है। ये चीज़ें हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ी है। जो सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए सर फुट नोट दिया जाएगा। क्वेश्चन 85 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से, आंसर दीजिए। द डैश इज डिफाइंड एज ए चांस ऑफ डाइंग ऑफ ए न्यूली बॉर्न इन्फेंट विद इन ईयर ऑफ इट्स लाइफ अंडर द गिवन मोर्टिलिटी कंडीशन। कुछ भी नहीं करना, सब बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है। क्या आपने हमें बताना है किसे आप कहेंगे कि कितना चांस है डाइंग ऑफ न्यूली, जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट है उसके डाई होने के चांसेस कितने हैं विद इन ईयर ऑफ लाइफ अंडर गिवन मोर्टिलिटी कंडीशंस। क्या आप उसे स्टैंडर्ड डेथ रेट कहेंगे? नहीं सर, इसको स्टैंडर्ड डेथ रेट तो तब कहते हैं अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आपने पढ़ी है, एस्टिमेशन के रूल से हमने अच्छे से वो समझा हुआ है। स्पेसिफिक डेथ रेट सर अगर आप पर्टिकुलरली बात करें किसी चीज़ की तो आप बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो आपके पास क्वेश्चन आपने समझना है कहा क्या कह रहा है। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ किसकी बात हो रही है, इन्फेंट्स की बात हो रही है, क्रूड की बात हो नहीं सकती। तो सिर्फ आपके पास आंसर जो है इसका ऑप्शन डी, डैट इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 86 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। आप दोस्तों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 86 इफ द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग इज नॉट क्रोनोलॉजिकल देन द डेटा सेट इज कॉल्ड। अगर आपके पास जो रिकॉर्डिंग के डेटा जो रिकॉर्डिंग आ रहा है उसका जो ऑर्डर है वो आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप हासिल नहीं कर रहे हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्डिंग इज नॉट क्रोनोलॉजिकल, ठीक है जी, तो टाइम वाइज डेट वाइज आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जो डेटा सेट है उसे आप क्या कहेंगे? क्या टाइम सीरीज कहेंगे? सर क्रोनोलॉजिकल नहीं है तो ये तो आएगा नहीं, यूनिवेरिएंट तो आएगा नहीं, बाई वेरिएंट तो दो का कंसेप्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पीछे क्या बच रहा है हमारे पास? सर इससे करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल आप आंख बंद करके क्रॉस सेक्शनल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ पढ़ा होता है कि क्रॉस सेक्शनल एक इस तरह का आपके पास तरीका होता है, इस तरह का डेटा होता है जिसमें आप डेटा को हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम अक्रॉस ए सैम्पल पॉपुलेशन और ए प्री डिफाइंड सबसेट। या ऐसा कहेंगे जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है,
क्रॉस सेक्शन डेटा और द रिजल्ट ऑफ ए डेटा कलेक्शन कैरीड आउट एट ए सिंपल पॉइंट इन टाइम। ये चीज़ आपने हमारे साथ पढ़ी होती है ऑन स्टैटिस्टिकल यूनिट। एट ए सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम जो आप डेटा हासिल कर रहे हैं उसे आप क्रॉस सेक्शन डेटा कह रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल जो रिदम है, क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है, इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर बिल्कुल बच्चों की तरह आपका आंसर जो है सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 डाल रहे हैं। सर बताइए इसका आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जेएसए एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एफए में भी रेलिवेंट हैं। बताइए सर, अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 बेसिक क्वेश्चन, विच मेथड रिजल्ट इन बायसनेस बिकॉज ऑफ द रिसर्चर्स परसेप्शन। अब देखिए जो रिसर्चर्स है वो बायस डेटा कर रहा है, ठीक है जी, उसमें पक्षपाती हो रही है, तो आपकी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कौन सा मेथड इसमें आ जाएगा? क्या आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाएगी? सर कहाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहाँ आ जाएगी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का कंसेप्ट तो आपने हमारे साथ पढ़ा होगा कि आपके पास जो भी डेटा है, हर एक को जितनी पॉपुलेशन है हर एक के आने के चांसेस सेम आ रहे हैं, तो सर बायसनेस कहाँ आ रही है इसमें? स्ट्रेटिफाइड आ रही है। सर आपको पता है कि आप पर्टिकुलर जो आपके पास डेटा है उन्हें कोई कोई फॉर एग्जाम्पल नंबर दे रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप इसको भी जो है सिंपल जो रैंडम सैम्पलिंग है उसी के माध्यम से आप ये कंसेप्ट भी लेते हैं, तो एक स्पेशल केस उसका आ रहा है ये। तो ये भी तो नहीं आ रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग तो नहीं आ रही है। क्या करें सर, बायसनेस का कंसेप्ट आ रहा है, तो जजमेंटल सैम्पलिंग की तरफ आप जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल 88 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल इस तरह से है। वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरी, क्वेश्चन शुड भी, आप देखिए आप क्वेश्चनरी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन किस तरह के होने चाहिए? क्या कम्प्लेक्स होने चाहिए? कम्प्लेक्स होंगे तो कौन इनका जवाब देगा? क्या लंबे चौड़े होने चाहिए? कौन सा आंसर देगा? सेंसिटिव नेचर होनी चाहिए। सेंसिटिव नेचर आप पूछ के देखिए सर, किसी जनता से ये क्वेश्चन पूछ के देखिए सेंसिटिव नेचर, फिर आपके वो क्या हाल करेंगे वो आप जानते ही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास जो डेटा है वो लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। समझ गए बात? तो आगे बढ़ेंगे। चलिए 89 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। डैश इज जस्ट ए ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एडजस्टेड फॉर द एफर्ट्स ऑफ मोटिलिटी। बेसिकली आपके पास ये ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ही है जिसे आप एडजस्ट कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर एफर्ट्स ऑफ मोटिलिटी। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं फॉर द एफर्ट्स ऑफ मोटिलिटी, तो वो स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन रेट तो आ नहीं सकती, जनरल फर्टिलिटी रेट तो आ नहीं सकती, क्रूड मोटिलिटी रेट तो आ नहीं सकती। तो बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ ऑप्शन सी बच रहा है, और आप साथी जो है बिल्कुल आंख बंद करके आंसर जो है अच्छे से देख सकते हैं। चलिए 89 के बाद आप 90 की तरफ बढ़ रहे हैं। जो साथी देख रहे हैं आंसर देते जाइए, आप जो है अपने चैट बॉक्स में आंसर साथ साथ देते जाइए। विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज एरिया बेस्ड सैम्पलिंग। आप बताइए सर, किस मेथड को आप जो है एरिया बेस्ड सैम्पलिंग कहेंगे? क्या आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को कहेंगे, कोटा सैम्पलिंग को कहेंगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग को कहेंगे, या क्लस्टर सैम्पलिंग को कहेंगे? अब ये आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपको पास ये कंसेप्ट पता होंगे। आपने पढ़ा था सैंपल क्या है, आपके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से एक कुछ आप जो है कुछ ही आपके पास जो एक हिस्सा ले रहे हैं, उस पर आप सर्वे कर रहे हैं, उस पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो आपके पास सैंपल आपके पास कहलाएगा। अब सैम्पलिंग के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है जिसे आप बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, जिसे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सर ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? चलिए एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट मेथड सैम्पलिंग के आ रहे हैं, सर ये आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है जी। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सर ये वो वाला तरीका है जिसमें जितनी भी पॉपुलेशन, जितने भी इसमें डेटा आ रहा है, हर एक के आने के चांसेस जो हैं एक जैसे हैं, यूनिक है, सिमिलर हैं, ठीक है जी। इन दिस एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, उसे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कह रहे हैं। बहुत बड़ी आपके पॉपुलेशन है, हर एक में से आप एक एक को हासिल कर सकते हैं, इसे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। चलिए सर आपको जो है इसे एक पिक्चर के माध्यम से समझा लेते हैं। चलिए आप देख सकते हैं आपने स्क्रीन पर, अभी ये टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम आपको दिखा रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सर जितनी भी आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है जी, उस पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के आने के चांसेस सेम आ रहे हैं, ये आपके पास है, हम इसको सेलेक्ट कर दें, इसको सेलेक्ट कर दें, हर एक चांस आने के सेम है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। बेहतरीन तरीके से आप पढ़ चुके, समझ चुके। दूसरा आपके पास क्या आ रहा है? सर आपके पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ रही है। चलिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप क्या करें? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बिल्कुल आपके पास सिमिलर आ रहा है, किसे? जो सिंपल रैंडम तरीका है उसी के सिमिलर आ रहा है, लेकिन इसमें आप यूजुअली स्लाइटली ईजियर होता है, आसान हो जाता है आपके पास ये सैम्पलिंग हासिल करना। हर एक मेंबर आपके पास पॉपुलेशन जो है, जो भी मेंबर इस पॉपुलेशन में आ रहा है उसे आप फॉर एग्जाम्पल एक नंबर असाइन कर रहे हैं, फिर इंस्टेड ऑफ randomly generated numbers individuals are chosen at regular interval। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ मेंबर दिए गए हैं, ठीक है जी, ये आपके पास कुछ मेंबर्स इस तरह से दिए गए हैं। चलिए एक मिनट यहाँ हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये आपके पास, ये आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करते हैं, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लास हमारे पास आ रही है,
ये लीजिए सर, कलर यहाँ चेंज कर लें। एक क्लास है हमारे पास सर, इसमें सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हमने सैम्पलिंग करनी है। तो हम क्या करें, एक काम करें, हर एक जो भी स्टूडेंट है उनको हम बाय नेम जो है, उनके जो नाम आ रहे हैं, किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, बी का स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, उनको हम हर एक लाइन में रख रहे हैं और सबको एक एक नंबर दे रहे हैं, 1 2 3 4, सबको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रख रहे हैं, उनको नाम के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से सीरीज लगा रहे हैं, सबको एक एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है जी। अब पहले नंबर के लिए पहले आप रैंडमली कोई एक चूज़ करें, पहले 10 में से कोई एक। फॉर एग्जांपल आपने नंबर 2 वाला जो स्टूडेंट है वो चूज़ कर लिया। अब 2 के बाद हर एक 10-10 स्टूडेंट के बाद, या 5-5 या 15-15, फॉर एग्जांपल 10-10 स्टूडेंट के बाद एक चुन रहे हैं। 2 के बाद 10 के बाद आप चुनेंगे तो 12 पर आ जाएगा। 2 के बाद जो 12 पर आ जाएगा वो आपने चुन लिया। 12 के बाद जो 22 पर आ जाएगा वो आपने चुन लिया। जो 22 के बाद आपके पास 32 पर आ जाएगा वो आपने चुन लिया। 32 के बाद जो 42 पर आ जाएगा वो चुन लिया। तो इस तरह की जो आप सैम्पलिंग करें इसे आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहेंगे। समझ गए बात। अगला जो आ रहा है आपके पास उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। सर ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है ये भी बताइए, ये भी समझाइए सर। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपके पास पॉपुलेशन है इसे आप डिवाइड कर देते हैं कुछ सब ग्रुप्स में, जिन्हें आप स्टेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर आप चाहते हैं, आपके पास क्या है, आपके पास एक, हमारे पास ये एक, हमारी ये एक हमने आपके पास क्लास लाई हुई है। हमारे जो स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, इसमें आपके पास फीमेल जो हैं वो आपके पास हमारे 100 फीमेल क्लास देख रही हैं, गर्ल्स जो हैं वो 100 देख रही हैं, और जो मेल स्टूडेंट है हमारे पास वो सर हमारे पास 200 देख रही हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने समझ लिया यहाँ पर। तो फिर क्या होगा सर, फिर इस बात को इसमें क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि सर हम कोई एक सैंपल लें जिसमें हम कम से कम ये बात श्योर होनी चाहिए कि कम से कम आपके पास उस सैंपल में हम जो है सर चाहते हैं कि 50 स्टूडेंट लें, ठीक है जी। लेकिन इस सैंपल में हमारे पास ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस सैंपल में कम से कम आपके पास जो है 20 जो है वो फीमेल्स आनी चाहिए और आपके पास बाकी 30 जो हैं वो मेल्स आने चाहिए। तो हम सारे के सारे में से सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इन्हीं जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स आपके पास 100 हैं, इनमें से हम जो है 20 सेलेक्ट करेंगे, और आपके पास जो मेल्स हैं 200, इन 200 में से आप 30 सेलेक्ट करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपके पास जो डेटा आ रहा है, जो पॉपुलेशन है, उसे आप सब ग्रुप्स में चेंज कर रहे हैं, मेल्स और फीमेल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। जेंडर के बेसिस पर, आपके एज के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, जॉब के रोल के बेसिस पर, इन बेसिस पर आप जो है डेटा को सब ग्रुप्स में, स्टेटा में डिवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ से डेटा जो हासिल आपको होगा उसे आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कह रहे हैं। समझ गए। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे लास्ट में जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है उसे आप क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। सर क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आप जो है डेटा को, जो आपके पास पॉपुलेशन है, उसे सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी सारे के सारे सब ग्रुप्स बनेंगे वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब क्या है इसमें सर, इसका मतलब ये है आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। सर हमने जो है अभी हमने स्टार्ट कर दिया सर, हम जो हैं हमने बोला चलिए सर बहुत हो गया ये ऑनलाइन पढ़ाना, अब हम सर ऑफलाइन की तरफ जा रहे हैं। हमने सर अपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर खोल दिए, ठीक है जी। हमने अनंतनाग में एक सेंटर हमारा खोल दिया सर, श्रीनगर में एक सेंटर हमने खोल दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो है बारामूला में एक सेंटर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है शुपिया में एक सेंटर हो गया, हमारे पास भांडीपुरा में सेंटर हो गया, ठीक है जी। ये सारे सेंटर हमने खोल दिए। हर एक सेंटर में हमने जो है अच्छी अच्छी फैकल्टी के जो टीचर हैं वो रख दिए, यहाँ पर भी 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 रख दिए। इधर भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये जो आ गया, ये हमारे पास एक क्लस्टर आ गया, ये दूसरा क्लस्टर आ गया, ये तीसरा क्लस्टर आ गया। सारे के सारे जो है सब ग्रुप्स हैं, लेकिन सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं एक जैसे आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इन तरह के क्लस्टर जो हैं इन्हें आप एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। समझ गई बात। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकिए, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे सर। तो बताइए सर अब इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी स्टूडेंट को परेशानी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द फर्टिलिटी रेट एज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन विद रेस्पेक्ट टू एज। अब विद रेस्पेक्ट टू एज आप बात करें तो आप सिर्फ सर कहाँ की तरफ जाएंगे, टोटल की तरफ तो जा नहीं सकते सर, जेंडर फर्टिलिटी की तरफ जा नहीं सकते, क्रूड की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बचा क्या हमारे पास सिर्फ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बचा हुआ है। बिल्कुल इसे आप मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। जो साथी देख रहे हैं पार्टिसिपेट साथ साथ किए। 92 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। विच आर फॉलोइंग डिवाइड या डिवाइडर्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 पार्ट्स एंड ईच वन ऑफ देम कम्स एट द एंड ऑफ 10% पोजीशन रेस्पेक्टिवली। आप बताइए सर आपके पास जो इनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट आ रहा है जो डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को 10 पार्ट्स में, ठीक है जी। 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 10 पार्ट्स में नहीं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे को, ठीक है जी। तो जो 10 पार्ट्स होते हैं वो उस तरह का डेटा आपके पास क्या कहलाता है, ठीक है जी। मीडियन कहलाएगा, डिसाइल्स कहलाएगा, आपके पास क्वार्टाइल्स कहेंगे या परसेंटाइल्स कहेंगे। देखिए सर मीडियन तो आ नहीं सकता, क्वार्टाइल का काम तो है नहीं, ये परसेंटाइल का काम तो है नहीं। पीछे क्या बचा हमारे पास, ये इसे आज डिसाइल्स कहते हैं, ठीक है जी।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। डिसाइलेज जो है वैल्यू विच डिवाइड्स एन अरे, जो आपके पास डेटा आ रहा है इसे आप डिवाइड करते हैं इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, उसे आप डिसाइलेज कहते हैं। जो फर्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट इस तरह से आपके पास चलते चलते ये कितने फर्स्ट डिसाइल सेकंड डिसाइल थर्ड डिसाइल और 9 डिसाइल तक आप जाते हैं। ये डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो आपके पास 5वां डिसाइल आ जाएगा ये आपके पास मीडियन कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। एन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। आप देखिए ये चीज़ हमने बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिप्स में पढ़ा है, तो इस पर हम बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आ रहे हैं पॉपुलेशन के विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो इसे आप कौन सी फ्रीक्वेंसी आप किस ऑर्डर का कहते हैं सर? आपके पास एन आ रहा है, इट्स नोन एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 0। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 94 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। आप बताइए सर। The mean height of 25 male workers in a factory is 61 centimeters and the mean height of 35 male workers in the same factory is 58 centimeters। एक फैक्ट्री है सर, वहाँ 25 जो हैं वो आपके पास मेल काम कर रहे हैं। उनकी जो हाइट है एवरेज हाइट आ रही है वो 61 सेंटीमीटर्स आ रही है। जो फीमेल्स हैं वो 35 फीमेल्स हैं। इनकी जो आपके पास एवरेज या मीन हाइट आ रही है वो 58 आ रही है। पूरे का पूरा डेटा जो है 60 मेंबर्स का है। बताइए सर 60 की जो है आपके पास एवरेज हाइट या एवरेज या मीन हाइट जो है कितनी आ जाएगी? एक तो है सर बच्चों का तरीका, बेसिक तरीका, वो भी आपको बताएंगे। दूसरा है जो मैजिक है, जादू है, किस तरह से करेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। चलिए जी, दिया क्या गया था हमारे पास? देखिए दिया गया था हमारे पास 25 जो आपके पास मेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट 61 है। ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास 35 जो फीमेल्स हैं उनके पास जो एवरेज हाइट है उनकी आ रही है वो 58 आ रही है। एक तो क्या बच्चों का तरीका, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे सर 25 इंटू 61, इसकी वैल्यू आप देखें कितनी आएगी? अप्रॉक्सीमेटली 1525 आ गई। इसी तरह से आप जो है 35 इंटू 58 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे सर टोटल वैल्यू कितनी आ गई? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 302030 जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल में आपके पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 3555 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। अब ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 3555। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके पास कितने बचे हैं सर? 60 बचे हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 59.25 आ जाएगी। अब देखिए ये तो हो गया बेसिक तरीका, बच्चों का तरीका। जिन्होंने कंसेप्ट नए हमारे एवरेज की जो क्लासें जूनियर असिस्टेंट की वो नहीं देखी हैं तो वो ये क्लासें कर लेगा, इस तरह से कर लेगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। क्या आप एवरेज क्या निकालते हैं सर? टोटल वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं तो वो आपने निकाल दिए। दूसरा तरीका है सर जादू का। जादू का क्या है सर? इतना कौन निकलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास आ जाएगा तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना टाइम लगेगा ये निकालने के लिए, फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, फिर ये वैल्यू निकलेगी, फिर इन दोनों को आप जो है डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे सर? हम जो है सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। हमने ऑब्जर्व क्या करना था सर? 25 आपके पास मेल है, इनकी एवरेज हाइट कितनी है सर? 61 है। 35 आपके पास फीमेल है, अच्छी बात है सर। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 58 है। अब इन दोनों में फ़र्क है, जो एवरेज का फ़र्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है सर? 3 का फ़र्क आ रहा है। मतलब इसमें से जो ये 61 वाले है जो एवरेज है वो 3 ज़्यादा है इससे। इसका मतलब एक अगर 3 ज़्यादा है तो 25 जो टोटल मेल हैं उनकी हाइट टोटल कितनी ज़्यादा आ जाएगी सर? 25 इंटू 3 वो कितना आ गया? वो सर 75 हो गया। मतलब आपके पास जो टोटल प्रसाद आ रहा है वो 75 का आ रहा है। तो ये 75 प्रसाद जो है आपने कितनों में बांटना है? ये आपके पास ये आ रहा है 75 का प्रसाद, ये बांट दीजिए। कितनों में बांटना है? जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं सर? 60 है। अब वो लंबा चौड़ा करना आसान है सर, ये करना है। 75/60 कर दीजिए, ये आपके पास कंसेप्ट दे देगा। चलो 6 से कर देते हैं, 6 10 ज़र हो जाए। ठीक है जी, 6 12 ज़र 0.5, 12.5/10 कितना हो गया सर? 1.25। इसका मतलब अगर आपके पास सबकी पहले जो एवरेज थी वो फीमेल की कितनी है? 58 है। अब जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब में बांटेंगे, तो बांट दिया सब में, तो कितना कितना सब में आ जाएगा? 1.25 सब में ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया? 59.25। यही पहले भी आया था, यही अभी भी आ गया। फ़र्क आप देख रहे हैं, पहले 3 मिनट लग रहे थे, अभी 30 सेकंड लग रहे हैं। ये कंसेप्ट है। तो चलिए उम्मीद करेंगे ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जिन्हें ये तरीका मुश्किल लगा समझने के लिए, उनके लिए जो बेसिक तरीका हमने सिखाया वो आप देख लेना। चलिए सर, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 59.25। डेट इज ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 सोर्सेस। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा आप 2 सोर्स से हासिल करते हैं। बिल्कुल बच्चों का सवाल है वो 2 सोर्सेज कौन है सर? एक तो आपके प्राइमरी सोर्स होता है, दूसरा आपके पास सेकेंडरी सोर्स होता है। तो कहाँ पर दिया गया है? यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आप दोस्तों का आंसर सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 96 बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल शेयर इशूड बाय द कंपनी विच आर रेडली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। आप देखिए ये कंसेप्ट आप इसका आंसर तब दे पाएंगे अगर ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। आपको पता है सर, एक चीज़ होती है हमारे पास, जब हम स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमारे पास कंसेप्ट आती है जिसे आप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सर यही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बेसिकली आपके पास देखिए, अगर आपके पास ये कंसेप्ट आपका क्या लेते हैं, इस जो आपके पास फ्री फ्लोटिंग शेयर्स, आप जनरली आपके पास टर्म होती है जो आप पढ़ते हैं फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। बेसिकली होता है क्या, आपके पास फॉर्म में आपने कोई कंपनी मान ली, एक्स मान ली, इस कंपनी के पास अगर टोटल 1000 शेयर्स हैं, ठीक है जी, 1000 शेयर्स इसके पास हैं, ठीक है जी। शेयर्स में से अप्रॉक्सीमेटली अगर फॉर एग्जाम्पल 200 शेयर्स जो हैं इसके जो प्रमोटर्स आ रहे हैं उनके पास ये होल्डिंग में आ रहे हैं, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग में ये शेयर्स आ रहे हैं, 200 शेयर जो हैं ये आपके पास इसके प्रमोटर्स के पास है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी बचे हुए 800 शेयर जो हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। दीज 800 शेयर्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग टू द जनरल पब्लिक। तो इन 800 शेयर्स को, ये जो 800 शेयर आपके पास बच रहे हैं, इन 800 शेयर्स को आप क्या कहेंगे, इन 800 शेयर्स को आप कहेंगे फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। तो फ्री फ्लोटिंग शेयर, आपके पास फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी डेट आर रेडली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। वो हिस्सा आपके पास टोटल शेयर्स का जो कंपनी के पास रेडली अवेलेबल है, किसके लिए, फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट, उसे आप क्या कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग शेयर, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश इज ए टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आप देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट आपके पास आ रहा है, कौन सा ऐसा टेस्ट आपके पास आ रहा है जो मदद करेगा आपको, जो दर्शाएगा कि जो आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ये काम करेगा बोथ वेज इन टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या यूनिट टेस्ट कहलाएगा, क्या टाइम रिवर्स टेस्ट कहलाएगा, क्या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहलाएगा, या आप उसे सर्क्यूट टेस्ट कहेंगे। अगर आप दोस्तों ने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तो इसे हम TRT टेस्ट से जानते हैं, दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि आपके पास जो फिशर्स इक्वेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में JS में पूछा गया है। तो बेसिक आइडिया आप रख लीजिए कि अगर आपके पास कभी ऐसा कंसेप्ट आ जाता है कि आपके पास, आप बताइए कौन सा टेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, तो डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आप इसका नाम जो है TRT टेस्ट, दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट कहते हैं। बेसिकली ये टेस्ट जो है इसका कंसेप्ट आपके पास, अगर आप फिशर्स कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिशर्स इक्वेशन, वहाँ आपको देखने को मिलता है। फिशर साहब ने हमें ये कंसेप्ट दिया था, इन्होंने कहा था कि ये जो टेस्ट है ये बेसिकली दर्शाता है, दिस टेस्ट इज डैट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। बेसिकली इसका उपयोग जो है जनरली हम इंडेक्स नंबर्स के लिए करते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि ये जो इंडेक्स नंबर हैं इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है वो इस तरह से होनी चाहिए डैट इट विल बी गिव द सेम रेशियो बिटवीन वन पॉइंट ऑफ द कंपेरिजन एंड द अदर नो मैटर विच ऑफ द टू इज टेकन एज अ बेस। तो आपके पास ये कंसेप्ट इंडेक्स नंबर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे आप TRT टेस्ट कहते हैं। तो जनरल हमारे पास ये इक्वेशन हम इसमें लेते हैं, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, यूनिटी का कंसेप्ट इसमें आता है। तो ये चीज़ें इतनी आपने डीप नहीं जानी है, सिर्फ इतना अगर आपके पास टेस्ट पूछा जाए तो TRT टेस्ट जो है याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। एक क्वेश्चनरी कंसिस्ट ऑफ, आप बताइए सर, जो क्वेश्चनरी आपने पढ़ लिया सर, आपको डेटा हासिल करने के अलग अलग तरीके हैं। प्राइमरी डेटा सोर्स आ रहे हैं, सेकेंडरी डेटा सोर्स आ रहे हैं। प्राइमरी मेथड में आप जो है क्वेश्चनरी के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वेश्चनरी में आपके पास क्या होता है, क्या आपके पास प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, कम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, या अनलिमिटेड क्वेश्चन। अनलिमिटेड क्वेश्चन तो होंगे नहीं सर, एक जैसे क्वेश्चन तो होंगे नहीं सर, कम्प्लेक्स क्वेश्चन तो होंगे नहीं, तो बचा क्या, सिंपल कंसेप्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 99 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। आप बताइए सर, दो सोर्स ऑफ डेटा जनरली आप लेते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो प्राइमरी सोर्स में कौन सा आ जाएगा सर, वेबसाइट इंटरनेट को आप जो है सेकेंडरी सोर्स में गिनते हैं। न्यूज़पेपर सर ये भी आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा आ जाते हैं। बुक सर एक पहले पब्लिश हो चुकी है किसी काम के लिए, फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा आ गया। तो बचा क्या हमारे लिए, जो पर्सनल इंटरव्यू आप लेते हैं वो आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा आ जाता है। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल आप दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम सेंचुरी लगाएंगे आप दोस्तों के साथ। तो ये लीजिए सर, ये हमारा लगा है शतक, ये हो गई ये सेंचुरी पूरी, ठीक है जी। जैसे कि 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। यहाँ पर पूछा क्या गया है, 100th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ डैश इज या आर नीडेड देन
दे आर प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं टेबल के बारे में, टेबल के कंटेंट्स पढ़ चुके हैं, टेबल के जो कंपोनेंट्स है वो पढ़ चुके हैं, कुछ इस तरह से अभी पढ़ा था सर। यहाँ से ऐसे हमने कुछ दिया था नाम, अभी सर यहाँ पर भी हमने कुछ दे दिया था, यहाँ पर आपके पास जो कॉलम्स के लेटर आ रहा था, तो ये चीज़ें हमें अभी पढ़ ली। ये सारा के सारा जो है ये आपके पास बॉडी आ रही थी। तो जो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है वो कहाँ देते हैं, हम नीचे देते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उसको आप जो है किस नाम से जानेंगे सर आप उसे आप फुट नोट्स कहते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, तो ये याद रख दीजिएगा। पूछा गया था कि आपको पता ही है कि अगर फुट नोट्स की ज़रूरत होगी, ये फुट नोट्स आर नीडेड, देन दे आर प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आप दोस्तों ने वाया दीज MCQs स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से, अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू टेक योर बेस्ट केयर।